हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इनकम फ्रॉम सैलरी का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी। ये लास्ट लेक्चर है आज। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ, सिर्फ हमने सैलरी का अप्रोच सीखा है कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें मिलता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए। आप कहीं पे भी जॉब करोगे तो आपको सैलरी पगार मिलता है, बट साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जिसमें बेसिक 3 चीज़ें तुम याद रख सकते हो। अलावेंसेस मिलता है, परक्यूजिट्स मिलता है एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज मिलता है। उसके अलावा अगर आप रिटायर होते हो तो ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बराबर है। ये 4 चीज़ें आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। सैलरी अलावेंसेस में डियरनेस अलावेंस, सिटी कंपनी, ये सब टैक्सेबल अलावेंसेस जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये फुल्ली एग्जाम्प्ट है। कोई फॉरेन अलावेंस मिल रहा है, एग्जाम्प्ट है। कुछ पार्टली हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है, ऑफिशियल अलावेंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिल रहा है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। मतलब ये पार्टली टैक्सेबल है, पार्टली एग्जाम्प्ट है। हमने एक सम में चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस ऑलरेडी किया हुआ है। फिर परक्यूजिट्स के अंदर रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपको ये सब चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन इसलिए किया गया है ताकि आपको पता चले कि कब जब भी आपका बॉस आपको कुछ भी इसमें से पैसा दे रहा है तो आपके लिए वो टैक्सेबल है या नहीं है। फिर जो भी तुमको मिल रहा है तुम्हारे बॉस से, सबको ऐड करना और उसको दिखाना है गवर्नमेंट को कि तुम्हारा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना है। वो दिखाने के बाद गवर्नमेंट आपको बोलता है ठीक है, अब हम आपको डिडक्शन देंगे आपके इनकम पे। तो डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन 19, जिसमें प्रोफेशन टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फिक्स ही है। प्रोफेशन टैक्स ओटीआर में आएगा, डीटीआर में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में आता है, ओटीआर और डीटीआर। ओटीआर में आता है 50 और डीटीआर में आएगा 75। अगर आपको आपके कंपनी में रिटायरमेंट में ग्रेच्युटी मिला है, पेंशन मिला है, तो इसका डिडक्शन भी मिलेगा। अगर आप रिटायर नहीं हो रहे फिर भी आपको मिल रहा है तो खाली इनकम है, ऊपर ही रहेगा, नीचे माइनस नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? अरे हाँ, चलिए। पिछले क्लास में एक एक करके हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया गया है, यहाँ तक खत्म किया था। आज की क्लास में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 91 पे एक एग्जैक्ट सैलरी का सम है। पूरा सैलरी, मतलब आपके बॉस ने आपको क्या क्या सैलरी में दिया, वो सब चीज़ें इसके अंदर। कैसे कैलकुलेट करेंगे सम, ये समझ लो। मिस नीलिमा, अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, नीलिमा जो है दिल्ली की रेसिडेंट है, वॉज एम्प्लॉयड इन LMN। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? क्या नहीं, ये प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी। अप टू 15 मार्च 1995 एट अ टाइम ऑफ लिविंग LMN लिमिटेड। अब वो 1995 वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ करेक्शन 100% है, 2007 ही आने वाला है। एट द टाइम ऑफ लिविंग LMN लिमिटेड शी वॉज पेड 3.5 लाख एज अ लीव सैलरी, आउट ऑफ विच ₹59,000 वॉज एग्जाम फ्रॉम द टैक्स अंडर सेक्शन 1010 AA 1961। ये जो 1961 ओल्ड टैक्स रेजिम है, ओल्ड टैक्स में हमको 59,000 का एग्जाम्पशन मिला था। मेरे बॉस ने, LM वाले ने, मुझे लीव सैलरी 3.5 लाख रुपए दिया था। उसमें मैंने 59 का एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया था अंडर सेक्शन 1010A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे आ गए। देयर आफ्टर अब 1995 तक उसने LMN ज्वाइन करके रखा था। अब जब वहां से वो रिटायर हुई, उसके बाद उसने CDP लिमिटेड ज्वाइन किया। देयर आफ्टर शी ज्वाइन CDP लिमिटेड एंड रिसीव 4,14,000 एज अ लीव सैलरी एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन December 31, 26। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 1995 में जब वो जॉब कर रही थी, तब वो कौन से कंपनी में जॉब कर रही थी? LMN में। जब वो रिटायर हुई वहाँ से, तो उसकी कंपनी ने उसको लीव सैलरी 3.5 लाख दिया था। और उस टाइम पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था, उसमें उसको डिडक्शन 59,000 का एग्जाम्पशन कंपनी ने दिया था, मतलब गवर्नमेंट ने दिया था। जब वो 1995 में रिटायर हुई वहाँ से, उसने उसी के बाद CD लिमिटेड ज्वाइन किया। मतलब इसने 2 इनकम बताया, एक 1995 के बारे में बताया और अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में। 31 दिसंबर 2026 जो आपका साल चल रहा है, 31 दिसंबर 2026 को वो रिटायर होने वाली है या रिटायर हो गई है। अब जब वो रिटायर हुई तो उसको लीव सैलरी कितना मिला? 4,14,000।
रिटायर होने के बाद ही मिला इसको, ठीक है। इन एडिशन, उसके अलावा शी रिसीव 4,14,000 एज अ रिलीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन डिसम्बर, ये वापस डबल लाइन हो गया। इन एडिशन शी रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑफ 12 lakhs, ये डबल लाइन आ गया, इधर इधर वापस सेम आ गया, यहीं से वो receive 4,14,000 as a leave salary at a time of retirement on 31st December 26. In addition, she received a gratuity of 12 lakh from the employer. She is not covered under gratuity payment. Not covered है मतलब 10 महीने का आधा सैलरी, कवर्ड है मतलब 15 दिन का सैलरी। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि बाकी दो कैलकुलेशन तो सेम रहता है। एक्चुअल रिसीव नोटिफाइड अमाउंट सेम है, खाली कवर्ड है तो 15 दिन का सैलरी, नॉट कवर्ड है तो 10 महीने का आधा सैलरी, 10 महीने का आधा सैलरी। ये नॉट कवर्ड है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। एवरेज सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द 11th मंथ एंडिंग दिसंबर में, उसको फ्रॉम फरवरी से उसको इतना पगार था, अगस्त से उसका इतना पगार हो गया है, 14 साल 7 महीना उसने काम किया है। जब उसने छुट्टी रिटायर हुई तो लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर 45 डेज का है, अवेल्ड कितना किया है 90 डेज, एंड लीव उनके अकाउंट में कितना बचा है 18 महीने का कैलकुलेट करने बोला है। तो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हर सैलरी फॉर द टैक्स ईयर 26-27 क्लियरली शोइंग ऑल वर्किंग अंडर OTR। यहाँ पे सिर्फ OTR पूछा है, बट मैं आपको दोनों कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने क्लियर बोला है हम दोनों कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है क्या। सबसे पहला बेसिक सैलरी, बंदे का बेसिक सैलरी कितना है जरा ध्यान देते। फ्रॉम फेब 1 से जुलाई 31 पर मंथ उसका सैलरी कितना है 22। टैक्स ईयर अगर आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो बता दो। टैक्स ईयर अप्रैल में चालू होता है और मार्च में खत्म होता है, ये तो पता है ना, ठीक है। ये बंदे का जो पगार है वो फरवरी 1 से जुलाई तक पगार कितना है 22,600। फरवरी मार्च, मुझे कब से कैलकुलेट करना है अप्रैल से मार्च। बंदा रिटायर कब हो गया है दिसंबर में, मतलब उसका जो भी पगार आएगा वो इसके बीच में ही आने वाला है। मतलब हमको जो भी पगार का कैलकुलेशन करना है वो अप्रैल से दिसंबर तक का ही करना है, समझाइए। फरवरी से लेके जुलाई तक उसका पगार 22 था, अप्रैल मई जून जुलाई तक पगार कितना था 22, मतलब 1 2 3 4 महीने के लिए उसका पगार कितना था 22,600। उसके बाद अगस्त चालू हो गया, अगस्त से दिसंबर उसका पगार कितना हो गया 22,000, तो मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पगार 22,900 करना पड़ेगा। तो उसका सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा, पहले 4 महीने का कैलकुलेशन होगा 22,600 इंटू 4 प्लस 22,900 इंटू 5, 5 कैसे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीना हुआ ना, तो 5 महीने का पगार 22,900 इंटू 5 होगा 91,000, शायद ये 91,000 कितना आ रहा है, नहीं 45 है ना, 45 मतलब 1 लाख के ऊपर है क्या, 1 लाख के ऊपर आएगा। कैलकुलेट करो, पहले का 90,400 और दूसरे का 1,14,500 ऐड करके 2,04,900 बराबर है। OTR DTR कुछ भी हो, सैलरी तो इतना ही रहेगा। इसमें कुछ डाउट है क्या, सैलरी कैसे कैलकुलेट कर समझ में आ गया है। दीप्ति सैलरी के साथ उसको क्या क्या मिल रहा है, और ये तो लीव एनकैशमेंट से रिलेटेड है, ड्यूरेशन लीव लीव लीव, मतलब ये सब लीव एनकैशमेंट है, बराबर है। अब इस बंदे को इस कंपनी ने जब छुट्टी किया तो कितना लीव एनकैशमेंट दिया 4,14,000, तो ये भी मेरा इनकम होगा। तो ग्रेच्युटी भी है क्या, ग्रेच्युटी कितना है 12 लाख, तो ग्रेच्युटी आ गया 12 लाख, लीव एनकैशमेंट 4,14,000, और कुछ कंपनी ने दिया है क्या, मतलब इसका टोटल इनकम इतना ही है। तो ऐड कर सकते, टोटल ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है देखो, सेम अमाउंट दोनों में रहेगा, टोटल कर लो खाली, कितना 18,18,900। आई होप इतना क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट। अब गवर्नमेंट क्या कहते हैं, पहले तुम लोग GTS बताओ कितना तुमने कमाया है वो बताओ। तो इस बंदे ने इतना कमाया है, सैलरी कमाया है, रिटायर हुआ तो ग्रेच्युटी और लीव, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, हमने नहीं दिखाया, इतना दिया इतना दिखाया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, डिडक्शन। गवर्नमेंट कहता है हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 90। इसमें पहला तो फिक्स है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओटीआर में कितना 50, डीटीआर में कितना 75। ये समझ में आया क्या? हाँ, उसके अलावा ग्रेच्युटी और लीव मिला है और वो भी रिटायरमेंट में मिला है, तो इसका भी डिडक्शन आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब ग्रेच्युटी का कैसा है, 3 कैलकुलेशन ए बी सी, इन तीनों में जो सबसे कम रहेगा वो डिडक्शन में आएगा। सेम लीव एनकैशमेंट में 4 कैलकुलेशन है, चारों में जो सबसे कम रहेगा वो डिडक्शन में जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? अब ग्रेच्युटी के अंदर क्या है, तो एक्चुअल रिसीव्ड वो नोटिफाइड अमाउंट या फिर आधा 10 महीने का एवरेज सैलरी। अब ये मैंने इधर ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ही इज नॉट कवर्ड। समझ में आ रहा है? ही इज नॉट कवर्ड में हाफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स है ग्रेच्युटी के लिए, और लीव एनकैशमेंट में कितना है, 4 कैलकुलेशन। पहला है एक्चुअल रिसीव्ड, नोटिफाइड अमाउंट, फिर 10 महीने का पगार एंड लीव इक्वल्स टू कैश। ये कल ही किया है, कल या परसों अपन ने किया है। तो अपने को ये 3 अमाउंट और ये 4 अमाउंट कैलकुलेट करना है। जो सबसे कम अमाउंट रहेगा उसका डिडक्शन यहाँ पे आ जाएगा। सम इज कंप्लीटेड। लॉजिक क्लियर हो गया? चलिए सम कैलकुलेट करते हैं। पहले ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करते हैं। नोटिफाइड अमाउंट ग्रेच्युटी का कितना है, 20। एक्चुअल रिसीव्ड ग्रेच्युटी कितना है, एंड तीसरा क्या कैलकुलेशन आएगा, हाफ एवरेज सैलरी 10 मंथ्स का। अब थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे, 10 मंथ्स का सैलरी। ये बंदा अप्रैल से दिसंबर अगर काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना मंथ्स हुआ? जबकि हमको सैलरी कितने मंथ्स का चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अपने को 1 महीना और ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर के बाद इसको पगार ही नहीं मिल रहा है। सैलरी कितने मंथ्स का चाहिए, 10 महीने का, और इधर करने जा रहा हूं तो 9 मंथ्स आ रहा है। तो जरा कैलकुलेशन देखना मैं कैसे करने वाला हूं। अगस्त से दिसंबर तो पूरा सैलरी मिल ही रहा है, तो ये सैलरी तो उसका फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेस करूंगा क्या मैं? नहीं। बट फरवरी से जुलाई, इसमें मेरे को अप्रैल से पकड़ना है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना ही आया, और ये 5 महीना हुआ तो 9 मंथ। तो मेरे को अप्रैल के ऊपर कौन सा महीने का पगार लेना पड़ेगा, मार्च का। 10 महीना करने के लिए मुझे कौन से मंथ का पगार लेना पड़ेगा, मार्च। और मार्च में उसका पगार कितना था? लॉजिक समझा क्या? मतलब 10 महीना पगार, क्योंकि दिसंबर के बाद कोई पगार नहीं है, इसका मतलब ऊपर उसको पगार मिला रहेगा, तो इसलिए हमने ऊपर का मंथ लिया है, नीचे का मंथ नहीं ले सकते। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीना, हो गया 10 महीने का पगार। तो यहाँ पे 22,600 5 महीने के लिए, 22,900 5 महीने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं सैलरी कैलकुलेट करूंगा तो कैसे कैलकुलेट होगा, 22,600 कितने मंथ्स के लिए, 5 महीने के लिए। कितने मंथ्स के लिए, 5 मंथ। और 22,900 कितने मंथ्स के लिए, 5 महीने का। अभी यहाँ पे 6 और 4 लिखा हुआ है। आपको कितने मंथ्स का कैलकुलेशन लेने का है, 5-5 मंथ का। कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है। मैं इधर मैनुअली सॉल्व करके दे रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं। 22,600 इंटू 5, 22,900 इंटू 5, कितना आ रहा है? इधर 1,13,000 और यहाँ पे 1,14,500। टोटल करो कितना आ रहा है, 2,27,500 डिवाइडेड बाय 10, तो 22,750 बराबर है। अरे बराबर है। तो इसका एवरेज सैलरी 10 महीने का कितना रहेगा, 22,750। आप देखोगे यहाँ पे आपको है 22,720 बराबर, जबकि एवरेज सैलरी कितना आना चाहिए, तो आंसर 22,750 है। आगे कैलकुलेशन में किया हुआ है, खाली इधर इन्होंने यहाँ पे 6 महीना और रिमेनिंग इधर कितना मंथ्स लिया है, 4। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंसीडर किया फरवरी से पगार मिल रहा है, तो फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना महीना हुआ? तो एवरेज सैलरी में उन लोगों ने कितना लिया? फरवरी से जुलाई। अब उसके नीचे कितना मंथ बचा? 4, क्योंकि 6 हो गया तो और 4 मंथ का ही पगार चाहिए, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन आया 22,600 इंटू 6 महीना एंड 22,900 इंटू 4 महीना। सर कौन सा राइट है? आगे वापस से सेम कैलकुलेशन ये कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 22,700 का आधा, 22,750 का आधा, आधा क्यों? हाफ निकालना है, इनटू कितना ईयर कंप्लीट किया उसने? 14। अब ये कहाँ दिया है? क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है। कंप्लीटेड ईयर्स कितना है? ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज 14 ईयर्स 7 मंथ्स है। तुम बोलेगा 7 मंथ्स, देखो जब नॉट कवर्ड है तो 7 मंथ्स कंसीडर नहीं हो रहा है, पूरा राउंड अप होना है। तो यहाँ पे 22,750 का आधा करोगे इनटू 14 करोगे तो कुछ तो अमाउंट यहाँ पे आएगा। 1,59,250, यहाँ पे 40 आया, वहाँ पे 250 आया, बस ये फर्क है आपका। अब इन तीनों में सबसे कम अमाउंट कौन सा है? 1,59,000, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,59,000। आई होप ये क्लियर है, पक्का क्लियर है, समझा ग्रेचुटी का डिडक्शन। अभी आ जाता हूँ लीव एनकैशमेंट का। तो लीव एनकैशमेंट का नोटिफाइड अमाउंट कितना है? 25 लाख। नोटिफाइड अमाउंट कितना है? 25 लाख। नोटिफाइड अमाउंट कितना है? 25 लाख। इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमने एग्जम्पशन कितना ले लिया है? जब मैंने 1961 में एग्जम्पशन ले लिया है तो मेरा नोटिफाइड अमाउंट बदल के 25 माइनस 59 करके 24,41,00,000। अगर आपने 1961 एक्ट में कोई भी एग्जम्पशन ग्रेच्युटी में, पेंशन में, लीव में लिया है तो आपके नोटिफाइड अमाउंट से वो माइनस होगा। तो यहाँ पे 25 में से 59 माइनस करके नोटिफाइड अमाउंट आ गया, पहला कैलकुलेशन। दूसरा एक्चुअल रिसीव्ड 4,14,000। तीसरा 10 महीने का पगार, देखो 22,750 दिख रहा है यहाँ पे, दिखा कैसे? 26,605 महीना, 22,905 महीना। अभी मैंने ऊपर सेम चीज़ किया था तो कितना आया? 22,750 डिवाइड बाय 10 करना है ना, फिर 10 महीने का पगार मल्टीप्लाई किया 2,27,500। आई होप ये समझ में आया या नहीं? जो ऊपर मैंने बताया था इधर 6 और 4 किया है, वहां पे 5 और 5 करना है, ये सेम चीज है। अब जो करना है वो लास्ट, लीव इक्वल टू कैश। लीव इक्वल टू कैश का मतलब है जितना छुट्टी बाकी है उसका पगार मिलेगा, वो समझते हैं यहाँ पे। पहले ये बंदा जिधर भी जॉब कर रहा है उसको बोला गया है कि आपको लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस कितने डेज का मिलेगा? मतलब कंपनी ने बोला 30 नहीं, हम 45 डेज का छुट्टी देंगे, एक महीना मतलब उनका 45 है। लीव अवेलेबल वाइल इन सर्विस, उसका कितना छुट्टी बाकी है? 90 डेज। लीव एट हर क्रेडिट एट द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे उसको 18 महीने का पगार देने का बाकी था। अब ये 45 डेज तो कंपनी का पॉलिसी है, गवर्नमेंट का पॉलिसी कितने डेज का है? गवर्नमेंट का पॉलिसी कितने डेज का है? 30। कितना ईयर इसने काम किया है उसके हिसाब से 14 मंथ्स का ही पगार मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कैश इक्विवेलेंट टू लीव कैसे कैलकुलेट करेंगे। 30 दिन 14 साल में तो 30 इंटू 14 करोगे तो 420 दिन आएगा। 30 डेज लीव 14 साल में तो आपको 420 डेज ही छुट्टी मिल सकता है या नहीं? उसका ही पगार मिलेगा। उसमें से आपने कितना छुट्टी ले लिया है? तो लीव अवेल्ड है 90 डेज का। लीव अवेल्ड है, अवेलेबल नहीं, अवेल्ड वाइल इन सर्विस इज 90 डेज। मतलब 90 दिन का छुट्टी तुमने 420 डेज में से ले लिया है, तो 420 में से 90 निकाल दो, कितना आता है? 330 बराबर 330 को डिवाइड बाय 30 करूंगा तो मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 330 डिवाइड बाय 30 करूंगा तो कितना मंथ्स आ गया? डेज को डिवाइड बाय कर दोगे तो मंथ्स बन जाएगा। तो कितना महीने का छुट्टी बाकी है? 11 महीना। तो पगार कितने मंथ्स का मिलेगा? 11 महीने का। तो 22,750। अब ये 22,750 कहाँ से आया? एवरेज सैलरी मैंने ऑलरेडी निकाल के बताया 22,750। तो 22,750 इंटू 11 करोगे कितना आ रहा है? 2,50,250 आया। अब इन चारों अमाउंट में सबसे कम अमाउंट कौन सा है? 2,27,000। तो मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा? 2,27,000। समझा? सम वापस एक बार समझो।
बंदे का बेसिक सैलरी था, उसको रिटायरमेंट टाइम पे ग्रेच्युटी मिला, रिटायरमेंट के टाइम पे लीव मिला और कुछ नहीं मिला, उसका पगार आ गया। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई डिडक्शन ले ले 50 और 75 का, लेकिन तू रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहा है, ग्रेच्युटी ले रहा है, तो 3 में से एक डिडक्शन आएगा। 3 कैलकुलेशन ए बी सी, ए में नोटिफाइड अमाउंट, बी में जितना मिला वो, और तीसरा में आधा सैलरी 10 महीने का। तो 10 महीने का एवरेज निकालना है, तो जो भी 10 महीने का डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1 महीने का पगार मिलेगा, उसका हाफ करोगे और जितना ईयर कंप्लीट किया उससे मल्टीप्लाई करोगे। ये ऑलरेडी करवाया। अब इन तीनों में सबसे कम जो है उसी का डिडक्शन क्लेम कर सकता है वो। क्लियर। वैसे ही आ जाता हूं मैं लीव एनकैशमेंट में। 4 कैलकुलेशन है। नोटिफाइड अमाउंट, अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई भी एग्जाम्पशन है तो नोटिफाइड अमाउंट में से माइनस करके दिखाओगे, फिर जितना मिला है वो, या 10 महीने का पगार। ये 3 कैलकुलेशन सिंपल है। जो स्टूडेंट फंसता है वो यहाँ पे फंसता है, लीव इक्वल टू कैश में। तो कितना लीव बाकी है, तो इसका 11 महीने का लीव बाकी है। कैसे मालूम पड़ा? लीव मंथ्स में नहीं दिया है, डेज में दिया है। मंथ्स में दिया रहता तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर डेज में दिया है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कितना एक्चुअल डेज तुमको लीव मिल सकता था। 30 डेज गवर्नमेंट पॉलिसी, जितना साल तुमने काम किया आपको 420 डेज मिलने वाला है छुट्टी, बराबर है, उसका पगार मिलेगा। लेकिन आपने उसमें से कितना डेज ले लिया है? 90 डेज का छुट्टी ले लिया है। जब 90 डेज का छुट्टी लिया तो आपके पास 330 दिन बचे, और 330 दिन मतलब कितना महीना, तो उसको डिवाइड बाय 30 करोगे, क्योंकि एक महीना मतलब 30 डेज है। तो 330 को 30 से डिवाइड किया तो 11 महीना का लीव बाकी है। तो जो तुम्हारा पगार था उसको 11 महीने से मल्टीप्लाई किया, आपका पगार आ गया। अब इन चारों में जो सबसे कम अमाउंट है उसी का डिडक्शन मिलेगा, उसका डिडक्शन दे दिया। अब जो तुम्हारा जीटीएस था उसमें 1 2 3 माइनस करोगे तो आपको एनटीएस मिल जाएगा। एनटीएस कैलकुलेट करो और बताओ कितना है, कितना आ रहा है? फटाफट से कैलकुलेट करना टोटल और बताना। 13,82,360। इसमें और 25,000 कम कर दोगे तो बाजू का आंसर आ जाएगा 13,57,360। सम क्लियर हो गया? सम समझा है? एग्जाम में 99.9% OTR ही आएगा। स्पेसिफाइड है OTR, DTR नहीं। OTR बोला है तो आपको सिर्फ यही, यानी कि 50,000। अगर DTR बोल दिया है तो 75,000 का डिडक्शन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट सम, जैसे अभी हमने लीव का देखा जिसमें अर्लियर डिडक्शन था, अब यहाँ पे अर्लियर डिडक्शन में क्या दिया है जरा देखो। X who is not covered under Gratuity Payment Act retires from ABC Limited on December 31st 2026। अभी अभी रिटायर हुआ है, जैसे पिछले सम में हुआ था। कितना साल काम करके? 30 साल 7 महीना काम करके। अप्रैल 1 2026 से दिसंबर 2026 तक उसका बेसिक पगार 13 लाख रुपया था। उसके अलावा उसको मिल रहा है बोनस 4 लाख रुपए का। जब वो रिटायर हुआ तो उसकी कंपनी से उसे मिल रहा है 24 लाख रुपए। किस चीज का? ग्रेच्युटी का। एवरेज मंथली सैलरी फॉर 10 मंथ्स, क्योंकि देखो नॉट कवर्ड है तो 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालना है, वो भी लिख के दे दिया है। एवरेज सैलरी फॉर 10 इमीडिएट प्रेसीडिंग रिटायरमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम फेब टू नवंबर विच इज 1,50,000। मतलब एवरेज सैलरी भी निकाल के दे दिया है। प्रायर ज्वाइनिंग टू एबीसी, एबीसी ज्वाइन करने से पहले एक्स लिमिटेड एम्प्लॉय, मतलब एक्स जो था वो ए लिमिटेड में काम कर रहा था, जिसको नॉट कवर्ड था पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, फाइनेंशियल 95-96 में रिसीव करता है 7.5 लाख रुपया ग्रेच्युटी, और उसमें से 2,40,000 एग्जम्प्ट हुआ था इनकम टैक्स 1961 में। तो ये 2,40,000 किस में से माइनस होगा? जो नोटिफाइड अमाउंट है उसमें से। ग्रेच्युटी का नोटिफाइड अमाउंट कितना है? 20 लाख। 20 लाख में से कितना माइनस होगा? बस यही था और कुछ नहीं। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर OTR एंड DTR, स्पेसिफाई किया है OTR एंड DTR दोनों। अब जरा ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन दिखा देता हूं। कितना ग्रेच्युटी मिला था? 20 लाख नोटिफाइड अमाउंट था, उसमें से 2,40,000 मैंने क्लेम कर दिया, मतलब मेरा मैक्सिमम लिमिट कितना आएगा? ये समझ में आया? एंड क्योंकि नॉट कवर्ड है तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी वो भी कैलकुलेट करना है, तो 1,50,000 दिया हुआ है। 10 महीने का एवरेज सैलरी दिया था 1,50,000, तो अपने को सैलरी का कुछ सोचना नहीं है।
हाफ करना है इनटू कितना साल काम किया है 30, 1,50,000 का हाफ 75,000 इंटू 30 करोगे, आपको इधर एक कोई अमाउंट आएगा, अभी यहाँ पे लिखा नहीं है बट एक अमाउंट आएगा। दिया है क्या? दिया है 22,50,000। अब तीनों में सबसे कम अमाउंट कौन सा है? मतलब आप डिडक्शन कितना दिखाओगे? समझाइए। चलिए अब आ जाता हूँ कैलकुलेशन पे। सैलरी कितना है? 13,68,000। बेसिक सैलरी 13,68,000, 13,68,000। उसके अलावा बोनस मिला था, कितना बोनस मिला था? बोनस 4 लाख रुपया मिला था। बोनस इनकम है, दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा ग्रेचुटी मिला है, कितना ग्रेचुटी मिला है? 24 लाख। और कुछ मिला है क्या? नहीं। टोटल मार लेंगे, इनका टोटल ले लेंगे 17, 4168, 4168। डिडक्शन में कितना डिडक्शन आएगा? 2, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक ग्रेचुटी का डिडक्शन, और कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 और 75, ग्रेचुटी का डिडक्शन आ जाएगा कितना? हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 17,60,000, 17,60,000। आप ये चाहिए पहले कैलकुलेट करके बाद में दिखाओ तो भी चलेगा, इधर दिखाओ तो भी चलेगा, वर्किंग में करके इधर माइनस किया तो भी चलेगा। ठीक है, माइनस करेंगे और अमाउंट बताएंगे। इसमें से 41,68,000 में 50 और 17,60 माइनस हो जाएगा, 2358, और 25 कम कर दो इसके अंदर, 2333। अरे सम समझ में आ गया? तो ऐसे टाइप के सम्स आपके सैलरी के होंगे। आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, और अगर आपको ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इन कैश मिल रहा है तो पहले ऐड, और बाद में जो भी उनका कैलकुलेशन है वो माइनस करना है। समझ में आया? अभी आज का क्लास इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।